करते हैं और अजय ठाकुर जी के साथ जब आपसे मुलाकात हुई तो मुझे आपके इनसाइट बहुत पसंद आया, सो आई वांट टू आस्क यू दिस क्वेश्चन। तो बेसिक से शुरू करते हैं। इक्विटी डाइल्यूशन है क्या? कि आपको ग्रोथ के लिए, जो विवेक जी बात करें, ग्रोथ के लिए पैसा चाहिए। रिलायंस हो, अडानीज हो, कोई भी हो, अगर आपको नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ चाहिए तो कहीं ना कहीं पैसा चाहिए। पैसा चाहिए किस फॉर्म में आ सकता है? इक्विटी या डेट मेजरली, या कॉम्बिनेशन आ सकता है। अब इक्विटी को लेकर हम बात करें, क्योंकि इक्विटी पे ही बात कर रहे हैं, तो जब इक्विटी जब डाइल्यूट करते हैं तो पहली स्टेज हो गई, अगर आपकी अनलिस्टेड कंपनी है तो प्री आईपीओ स्टेज हो गई, जहां पे आपको वैल्यूएशन पी रेशियो कम मिलेगा, बिकॉज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसमें जो मार्केट के जो फैक्टर है पी रेशियो से कम मिलेंगे। छोटा सा पोर्शन आपने डाइल्यूट किया, मे बी 10% डाइल्यूट, 20%, 15% डाइल्यूट किया, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपका फोकस है एज ए एंटरप्रेन्योर पैसा रेज करके अपने बिजनेस को, ग्रोथ को बढ़ाना। जब फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो आप 20% पे भी नेगोशिएशन के बाद में आप इक्विटी डाइल्यूट करके अपना ये स्टेक डाइल्यूट करके पैसा ले रहे हो, बढ़ा दो। पैसा आ गया, ग्रोथ आई, अब आपका जो मार्केट कैप है बढ़ना शुरू हो गया। जैसे मार्केट कैप बढ़ना शुरू हुआ, आपका ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लेवल, जब आपके टॉप लाइन बढ़ गई, बॉटम लाइन बढ़ गई, पी रेशियो अगर हम सेम भी मान लें, पी रेशियो वैसे तो इंप्रूव होगा, बट अगर सेम भी मान लें तो आपके पास पैट बढ़ने की वजह से आपके कैप बढ़ गया। आपके पास सेकंड राउंड ऑफ फंडिंग प्री आईपीओ स्टेज पे आपके पास पैसा सेकंड राउंड में कम इक्विटी डाइल्यूट करके बढ़ जाएगा। अब आपका मान लिया 25% डाइल्यूट हो गया शुरू में ही प्री आईपीओ आने से पहले। अब आईपीओ की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि टोटल मिला के 25.65% मिनिमम डाइल्यूट होना चाहिए। आपको डरने की जरूरत नहीं है एज ए इन्वेस्टर ऑल्सो, बिकॉज नाउ आई एम इन्वेस्टर ऑल्सो। मुझे कंपनी नहीं चलानी, मुझे अपना पैसा जो मैंने लगाया है उस पर ग्रोथ चाहिए। वो कैसे देगा, कौन देगा? मुझे काम नहीं करना, मुझे अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना, पैसे से पैसा बनाना है। मेरा पर्पस है आपके प्रमोटर के अंदर देखा आग है, एक बिजनेस है। लोग कहते हैं कि लीगेसी बिजनेस नहीं है, पैसा नहीं लगाना, कुछ इनोवेशन पे, ठीक है, वहाँ अच्छा पी मिल जाएगा। वो इनोवेशन इज वन पार्ट। एक बार इनोवेट हो गया तो उसके बाद तो बिजनेस दूसरे वाले उन्हीं को फॉलो करके बढ़ाते जाएंगे। अब आपके पास इक्विटी डाइल्यूट करना है एज ए मैंडेटरी आईपीओ के टाइम पे 25.65%। आपके पास ऑलरेडी डाइल्यूटेड है काफी सारे बाजार में, उसको फर्दर डाइल्यूट किया, आपका डाइल्यूशन आ गया लेस देन 51%। लगता है कि मेरा कंट्रोल चला जाएगा। किसी भी शेयर होल्डर को, अनलेस आपका बिजनेस बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल ग्रोथ पे हो, तब तक उसे एक्वायर करने का कोई सेंस बनता ही नहीं है। हमें आपके ऊपर बैठ करना है, दौड़ने वाले घोड़े आप हो, मैं केवल चाबुक चला रहा हूं पैसे देके, मैं आपको बिजनेस कनेक्ट करा रहा हूं पैसे देके। मैं आपको पैसे देने के बाद ये देख रहा हूं कि इस बंदे के अंदर ये फायर है कि अगर इस लाइन में 5% का पैटर है, क्या वो कोई नई लाइन ऑफ बिजनेस ऐड करके अपने पैट को 15% ला सकता है, नहीं ला सकता? आपके अंदर कितनी एनर्जी है, आपके अंदर कितनी से क्यूरियोसिटी है कि मैं अपने बिजनेस को, टॉप लाइन को, बॉटम लाइन को 1000 करोड़ पे लेके जाऊं। पी अगर उसका इंडस्ट्री का भी मान लो, इंडस्ट्री का 40 है, बट आपके बिजनेस पर 10 का 12 का भी मिल रहा है, तो आपका मार्केट कैप 720 करोड़ हो गया। आप जब एक छोटी सी कंपनी पूरी 100% ओन कर रहे थे, जिसकी नेटवर्थ अगर 10 करोड़ की थी और आपकी वैल्यू टोटल मिलाकर किसी को बेचते 10 करोड़ होती, आपने क्या किया कि अपना 25-50% डाइल्यूट कर दिया, 48% डाइल्यूट कर दिया। बट अब आपका जो बचा हुआ 51% है, कितना मतलब कितना हो गया? 350 करोड़ का 750 करोड़, 800 करोड़ की वैल्यूशन हो गई। तो दूसरी चीज, अब ये जो डाइल्यूट हो गया, इसके पीछे बहुत सारे लॉज हैं कि अगर हर साल आप 5% अगर लिस्ट हो गई तो 5% आप अपनी इक्विटी को बढ़ा सकते हैं थ्रू प्रेफरेंशियल रूट, हर साल प्रमोटर्स। थोड़ा प्रेफरेंशियल रूट समझाइए, 5% इक्विटी को बढ़ाने का क्या तरीका है? अपने एग्जांपल लेता हूं, एक फॉर एग्जांपल, मेरा जिस समय लिस्टिंग हुई 51 रुपए के हिसाब से, हमने बाजार में 8.67 करोड़ का आईपीओ लेके आए, अप्रोक्सीमेटली 32% डाइल्यूट किया, 32%। मार्केट कैप 25.67 करोड़ का था उस समय। अब 6 महीने पहले मुझे ग्रोथ के लिए, बिकॉज वी वर गेटिंग एंटरिंग इनटू द सोलर स्पेस आल्सो, मैंने 71 करोड़ का प्रेफरेंशियल लेके आया। प्रेफरेंशियल की प्राइसिंग होती है व्हिच इज 90, उसका एक फार्मूला है कि 90 ट्रेडिंग डेज वॉल्यूम वेटेड एवरेज और 10 डेज ट्रेडिंग डेज वॉल्यूम वेटेड एवरेज, व्हिच एवर इज हायर, वो आपका प्राइस डिसाइड करेगा प्रेफरेंशियल का। तो सपोज उस समय मेरा प्राइस 71 रुपीज पे आ गया। अब 71 रुपीज पे आया प्रेफरेंशियल, मुझे 71 करोड़ रुपए रेज किए, तो मैंने 1 करोड़ प्रेफरेंशियल नहीं छापे, ठीक है। अब 1 करोड़ जो प्रेफरेंशियल नहीं छापे, उसमें प्रमोटर की जो इक्विटी डाइल्यूट हुई थी पहले 32%, मैंने 70 लाख शेयर प्रेफरेंशियल को अपने आप पार्टिसिपेट किया, 30 लाख पब्लिक से पार्टिसिपेट कराया, पब्लिक मींस इन्वेस्टर से पार्टिसिपेट कराया। मेरी इक्विटी का जो स्टेक है यहाँ पे 0.5% बढ़ गया, फॉर एग्जांपल नाउ। अब मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स हो गए, पहले 50 लाख थे, अब मेरे पास कितने हो गए? 1 करोड़ 20 लाख, राइट। और जो बाजार में डाइल्यूटेड थे पहले, वो उसका रेशियो अगर टोटल मिला के शेयर 1 करोड़ 70 लाख हो गए और 1 लाख 20 हजार मेरे पास है, तो मेरा नंबर ऑफ शेयर्स ऑटोमेटिकली उसी रेशियो में बढ़ गया। और पहले बाजार में 17 लाख शेयर थे और बाजार में अब नए वाले जो शेयर गए 30 लाख, तो टोटल 47 लाख हो गए। तो टोटल का जो मेरा परसेंटेज है वो ये देख के चलना पड़ता है कि 5% एनुअल नहीं बढ़ना चाहिए। चलिए जी, जो कि हमारा इवेंट है इसको बोलते हैं सीजीपी, कैश ग्रोथ और प्रॉफिट। हमें लगता है कि कंपनी को अच्छा चलाने के लिए आपके कैश फ्लोज अच्छे होने चाहिए, रेवेन्यू में कंसिस्टेंट ग्रोथ आना चाहिए, और एक्सपेंशन विदाउट राइट मार्जिन्स इज समटाइम्स कमिटिंग सुसाइड। तो तीनों चीजें होनी चाहिए कि कैश भी अच्छा हो और रेवेन्यू स्टैग्नेंट ना हो, उसमें कंटीन्यूअस ग्रोथ आए, वो हो गया जी, और पी का मतलब मार्जिन अच्छे रहें। जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो इनमें किस कंपोनेंट पे फोकस करते हैं या तीनों के बैलेंस को कैसे देखते हैं? सबसे पहले कोई भी कंपनी में हम कैश फ्लो देखते हैं। उसका कारण यह है कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो शेड्यूल्स के बिना समझ में नहीं आती जी। बट अगर आपने कैश फ्लो देखा तो आपको समझ आएगा कि पैसा कहाँ आया और कहाँ गया। ऑपरेटिंग कैश इज द ऑपरेटिंग लेवरेज। अगर आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव है और वो सस्टेनेबल है और वो ग्रो कर रहा है, तो आप बहुत सारा ग्रोथ जो है वो इंटरनल अक्रूवल से कर सकते हो। बहुत बार ऐसा होगा कि मार्केट इस समय ऐसा नहीं है कि आप इक्विटी डाइल्यूट करो, कभी कभी डेट भी नहीं मिलता है क्योंकि आप ऑलरेडी लेवरेज्ड हो। उस समय आप क्या करोगे? अगर आपका इंटरनल अक्रूवल नहीं है तो आप ग्रोथ नहीं कर सकते। एक क्लासिक एग्जांपल है, बहुत बार बात हो चुकी है आज उस इंसान के बारे में, लेट श्री धीरूभाई अंबानी जी। तो उस आदमी ने जो अपना खुद का घर बनाया ना, तो खुद के पर्सनल नाम पे नहीं बनाया, वो भी कंपनी के नाम पे था। उस आदमी ने अपनी कंपनी खोलने का कोई भी एसेट पर्सनल नाम पे नहीं लिया। अगर उसने प्रेसिडेंट की लिमोजिन भी बिड की ऑक्शन में 31 लाख रुपए में उस जमाने में 1980s में, तो भी उसने कंपनी के नाम पे लिया। उसने कहा सारा एसेट मेरा कंपनी है और मैं कंपनी हूं, मेरा कोई एसेट पर्सनल नहीं है। अगर कंपनी डूब गई मैं भी डूब गया। उतना कॉन्फिडेंस आदमी को होना चाहिए। तो वो ऑपरेटिंग लेवरेज है आपका। अगर आप पैसा जो कमा रहे हो वो बाहर नहीं निकाल रहे हो और धंधे में वापस डाल रहे हो, तो धंधा खराब होने का कोई कारण नहीं बनता। और सामने वाले को भी भरोसा आएगा आप पे कि हाँ यार ये आदमी तो खुद पैसा ले नहीं रहा है। उसके बड़े बेटे ने आज वही फॉर्मूला अपनाया है, उसने पिछले 15 साल से अपनी सैलरी 17 करोड़ से ऊपर इंक्रीज नहीं किया और उसका बहुत सारा स्टाफ जो है वो उससे ज्यादा कमाता है साल का। तो शरद जी, पहला चीज आपने सीक्वेंस में बताया कि आप कैश फ्लो को देखते हैं जिससे कंपनी की स्ट्रेंथ आपको पता चलती है। अगर मैं आपसे सीक्वेंस से पूछूं आप क्या पसंद करते हैं, रेवेन्यू का ग्रोथ या मार्जिन्स, अगर आप सेकंड ऑप्शन चूज करना चाहें? सेकंड ऑप्शन इज मार्जिन्स। रेवेन्यू ग्रोथ एट टाइम्स इज नॉट दैट रिफ्लेक्टिव ऑफ द बिजनेस। बिजनेस आप बहुत सारे लोग, बहुत बुरा मत मानिएगा, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, पर बहुत सारी कंपनियां क्वार्टर के एंड में बहुत सारा ट्रेडिंग रेवेन्यू दिखाती हैं क्योंकि उनको इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट को ये दिखाना होता है कि भाई हम कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे हैं, जो कि सही चीज नहीं है। इसलिए मार्जिन ज्यादा जरूरी है। और कई बार 31 मार्च से पहले वो बहुत सारा माल रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर पे डंप भी कर देते हैं। वही कह रहा था मैं। तो अगर आपने मार्जिन्स को देखा
और आपने बताया कि रेवेन्यू राइटली रिफ्लेक्ट नहीं करेगा कई दफा। ऑफ कोर्स मैंने बोला किसी का नाम लीजिए, लेकिन बिना नाम लिए अगर आप उदाहरण में समझाएं कि रेवेन्यू क्यों राइटली रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो होता क्या है कि आप रेवेन्यू बुक तो कर लेते हो और आपने जैसे उन्होंने कहा कि आपने माल डंप किया हुआ है, तो पैसा आपके पास आएगा कि नहीं आएगा मालूम नहीं। हो सकता है 6 महीने बाद 4 महीने बाद आदमी माल वापस भेज दे और बोले भाई साहब आपका माल नहीं बिक रहा है, रख लो वापस, पैसा नहीं है देने को। तो आप क्या रिवर्स करोगे? 2-3 इंडिया के बड़े बड़े रिटेल चेन्स जो है वो इसलिए बंद हो गए। आप आपने उसमें केस स्टडी किया होगा। जी ऑफ कोर्स हाँ। तो शरद जी आप एक प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर हैं और एक एंकर इन्वेस्टर भी हैं। कई दफा प्री आईपीओ लेवल पे भी इन्वेस्ट करते हैं, तो दोनों इन्वेस्टमेंट के डायनामिक्स में आप क्या फर्क देखते हैं और आप अपनी चेकलिस्ट क्या रखते हैं? सो प्री आईपीओ में ज्यादा चेकलिस्ट नहीं होती क्योंकि उसमें ज्यादा ड्यू डिलिजेंस का स्कोप नहीं होता और उसमें आरएचपी डीआरएसपी ऑलरेडी फाइल होता है, हम आरएचपी के जस्ट पहले शेयर लेते हैं, तो इसके लिए उसमें बहुत ज्यादा ड्यू डिलिजेंस नहीं होता है। ऑफ कोर्स हम सेक्टर भी देखते हैं, ग्रोथ पोटेंशियल भी देखते हैं, पर जैसे कि दुआ साहब ने कहा था सबसे पहले हर इन्वेस्टर प्रमोटर कैपेबिलिटी देखता है। अगर प्रमोटर में दम है तो कंपनी चलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बार बार आपको ये फोकस पे लेके आना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे कि प्रमोटर जितना ज्यादा अपने ऊपर, अपनी लर्निंग पे, अपनी ग्रोथ पे, अपने एसोसिएशन पे, अपने मेंटोर जो आपकी इंडस्ट्री में जिनके साथ आप काम करते हैं, अपने कंपटीशन से, अपने कंज्यूमर से जितना तेज सीखता है। जिस समय 2G स्पेक्ट्रम लॉन्च हुआ था उस समय कोई लगभग 13-14 कंपनीज ने स्पेक्ट्रम में इन्वेस्ट किया था, 3 गुना प्राइस महंगा हो गया था। सुनील भारती मित्तल उस समय केवल हिमाचल और दिल्ली में थे, मैं 1998 की बात कर रहा हूं। वो जानते थे कि ये महंगे स्पेक्ट्रम ले रहे हैं, इनकी कॉस्ट मैनेज नहीं होगी, जब ये हार जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, तब इनको मैं खरीद लूंगा। 80% डिस्काउंट पे सारे स्पेक्ट्रम उन्होंने बाद में खरीद के 3 गुना महंगे पे लोगों ने खरीदे, उन्होंने 80% डिस्काउंट पे उनसे वापस ले लिया। जब जियो का सुनामी आया तो वो फाउंडर की कैपेबिलिटी थी कि उन्होंने उसमें क्या डिसीजन लिया, मैं कंज्यूमर के पीछे नहीं भागूंगा, वो कॉम्पिटिटर जो सुनामी में बर्बाद हो गए उनके 50 लाख 1 करोड़ कस्टमर्स को मैं कॉम्पिटिटर के थ्रू एक्वायर करूंगा। तो प्रमोटर के ऊपर सब लोग बहुत बेट करते हैं गौरव जी, पर कभी कभार आपके पास आता हूं, प्रमोटर ये गड़बड़ कर देता है कि वो कच्चे में धंधा करना चाहता है, कहता है मेरा इंडस्ट्री ऐसे चल रहा है, हमारे बाजार ऐसे चलता है, क्या करें। वो परेशान है, वो कहता है कि बाजार में आपकी बात तो सही है, शिक्षा सही है, लेकिन हमारे यहाँ काम नहीं चलता। तो मैं 2 सिनेरियो आप लोगों को देता हूं एक ही प्रमोटर के। वो 2 सिनेरियो है, एक पहले सिनेरियो में 10 करोड़ का प्रॉफिट है, वो पूरा दिखा देता है, 10 के मल्टीपल पे उसको 100 करोड़ का वैल्यूएशन मिलता है। दूसरे सिनेरियो में वही प्रमोटर, वही बिजनेस, 10 करोड़ का प्रॉफिट है, लेकिन वो 8 करोड़ कैश बाहर निकाल लेता है, 2 करोड़ का पैट दिखाता है, 10 गुने का मल्टीपल है, 20 करोड़ की वैल्यूएशन है, 80 करोड़ से वैल्यूएशन में खत्म कर दिया। तो टैक्स सेविंग मॉडल से प्रॉफिटेबिलिटी ड्रिवन मॉडल यानी कि वैल्यूएशन को अनलॉक करना, इसके विषय में मैं चाहता हूं कि अगर आप थोड़ा इस पे प्रकाश डालें। देखो इक्विटी मार्केट जो है पूरा का पूरा प्रॉफिट ड्रिवन मार्केट है। जब तक आप एज ए लाला टाइप कंपनी चलाना चाहते हैं कि जितना प्रॉफिट आए मैं सरकार को टैक्स ना भरूं, सब कुछ निकाल के उसके अगेंस्ट में बिल्स डाल दूं, फेक बिल्स डाल दूं, तो वो एक ट्रेडिशनल वे जो पहले हुआ करता था वो है। बट नाउ उस समय इक्विटी और आपके जो इंस्टीट्यूशनल फंडिंग वाला पार्ट कंसेप्ट था वो ईजी नहीं था। बट आज की डेट के अंदर इंडिया के अंदर आपके पास फंड्स की अवेलेबिलिटी, प्री आईपीओ फंड्स की अवेलेबिलिटी, अपने आप को सेल करने की और इकोसिस्टम जो है इसका फंडिंग का वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है कि ये बेवकूफ़ी करनी ही नहीं चाहिए। गवर्नमेंट को स्टॉक मार्केट के अंदर आप जितना ज़्यादा सही से टैक्स पे करोगे आपको उतना अच्छा पीई मल्टीपल मिलेगा। आप 2 करोड़ रुपए से करने के बाद आपका वैल्यूएशन आता 20 करोड़ का, टैक्स दिखाने के बाद में यदि वही टैक्स आपने 10 करोड़ एग्जैक्ट दिखाया गया होता तो आपका वैल्यूएशन आता 100 करोड़ का। तो यहाँ पे यही चीज आपको ध्यान रखनी है व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू दिस इक्विटी मार्केट। टैक्स की चोरी वाला पार्ट तो बिल्कुल भूल जाओ दिमाग से, वो सोचना ही नहीं है। मेन स्ट्रीम लाइन ऑफ बिजनेस जो है आपके, उससे आपके पास प्रॉफिट आना चाहिए। एडिशनल लाइन ऑफ बिजनेस से तो जो प्रॉफिट आ रहा है वो एज ए हमारे लाइन में जब हम बात करते हैं उसको वैल्यू उतना नहीं देते, बट हमें ये पता है कि उससे एक आइडिया लग जाता है कि प्रमोटर स्ट्रीट स्मार्ट है कि कल को मेन लाइन ऑफ बिजनेस से यदि उतना प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा है या कोई भी उसके अंदर साइनोसाइडल वेव्स आ रही हैं जिसकी वजह से बिजनेस अप्स एंड डाउन्स दिखाई देखने को मिल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ से नई लाइन ऑफ बिजनेस से अपने को संभाल के इंडस्ट्री को चला देगा और जिन्होंने पैसा लगाया है उनको डूबने नहीं देगा। तो जब स्टॉक मार्केट में एंटर कर रहे हो, आप बाजार में जा रहे हो, लोगों के पास जा रहे हो, टैक्स बचाने की इस समय कोशिश ना करें, जितना अच्छा टैक्स देंगे। शरद जी अगर मैं आपके पास आऊं तो आज भी इक्विटी मार्केट का एक्सपोजर लेने में जब आप लोगों से मिलते हैं, हालांकि फर्क आ गया है 2020 से 2024 में हम देखते हैं, आप एसएमईज आपको जान के अच्छा लगेगा 31 कंपनियां केवल लिस्ट हुई थी 2020 में। इस साल में अभी तक 250 लिस्ट हो चुकी हैं, पहले 31 थी 4 साल पहले, आज 250 हो गई हैं इसी साल में अभी तक ऑलरेडी, यानी कि 700% का ग्रोथ आ गया, 750% का ग्रोथ आ गया। तो आप जब मिलते हो एसएमई से अभी भी क्या इनके मन में डाउट रहते हैं, आप किस प्रकार के डाउट लेके और उनके विषय में आप कैसे उसको रोशनी डालेंगे, क्या अभी भी किस प्रकार के डाउट आपको नजर आते हैं कि नहीं भाई हमारे को कोई तकलीफ ना आ जाए, परेशानी ना आ जाए? सो एक चीज ये होती है कि अभी जब आदमी खुद का धंधा खुद कर रहा होता है, वो अकेला मालिक होता है, फैमिली मालिक होती है, तो डिसाइड करता है कि चलो यार इस साल मुझे घर खरीदना है, धंधे में से पैसा निकाला, घर खरीद लिया। लिस्ट करने के बाद आप ये नहीं कर सकते। आदमी ये सोचता है कि मेरा धंधा है, मैंने इस साल प्रॉफिट दिखाया नहीं दिखाया, क्या फर्क पड़ता है। कोई भी इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करता है तो उसके पहले कंपेरेबल मार्केट कैप्स देखता है और वो देखेगा कि यार इस कंपनी का मार्जिन 10% है, इस कंपनी का मार्जिन 2% है, दोनों 100 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं, ये 10 करोड़ बना रहा है, ये 2 करोड़ बना रहा है। अगर मैं इसको 10 का मल्टीपल दे रहा हूं तो मैं इसको 4 का मल्टीपल नहीं दूंगा। और सबको समझ में आएगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वो तो बेवकूफ नहीं है जो 10 करोड़, और कैश फ्लो से समझ में आता है कि एक्चुअल पैसा कंपनी में आया है कि नहीं आया। अगर कंपनी में पैसा आया है तो बराबर है, तो मतलब या तो तेरे को धंधा करना नहीं आता इसलिए तेरा मार्जिन कम है, या तो पैसा कंपनी से निकाल रहा है। जो आपने चर्चा करी, आप डाइल्यूशन करने के बाद भी ओनरशिप बढ़ा सकते हैं और बिल्ड कर सकते हैं, पर एक डर अभी भी जो बार बार रहता है, आउटसाइडर का डर। आउटसाइडर का डर बोर्ड सीट ले लेगा, डिसीजन मेकिंग में डिस्टर्ब करेगा। आज मेरे पास पूरे राइट्स नहीं है, इन्होंने एसएचए के अंदर और टर्म शीट में कुछ इस प्रकार के टैग अलोंग, ड्रैग अलोंग, रोफर, बहुत सारी ऐसी चीजें डाल दी हैं जिससे मुझे कल को बाद में तकलीफ ना आ जाए। हालांकि मैं आपको बता देता हूं, प्राइवेट इक्विटी रूट पर अगर बहुत लंबा चलते हैं तो तकलीफ आती है। स्टॉक मार्केट में अगर आप रिटेल इन्वेस्टर्स को लेकर आते हैं तो तकलीफ उतनी नहीं होती कभी। फिर भी गौरव जी आपका क्या इसमें कैसे रोशनी डालेंगे कि आउटसाइडर का ये डर प्रमोटर के अंदर से कैसे निकाले? यहाँ पे डर कुछ नहीं है, क्योंकि 25.67% जिस स्टेज पे आप एसएमई कंपनी में लिस्ट कर रहे हो, तो आपका आईपीओ साइज अगर 20 करोड़ का है, 30 करोड़ का है, 50 करोड़ का है, 100 करोड़ का भी है, तो कोई भी आपको ऐसा इन्वेस्टर नहीं मिलेगा जिसके पास 20% या कोई आपकी कंपनी को एसोसिएट कंपनी वगैरह कुछ बना पाए। तो आपको यहाँ पे फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 2-4 कॉल आएंगी, 2-4 स्टोर पे भी आपकी कंप्लेंट होंगी, व्हिच इज ओके, बट इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग तो लेट इट गो ऑन। तो इसलिए वहाँ पे उन चीजों से आपको इस फैक्टर से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है कि आपका मालिकाना हक कंपनी से चला जाएगा। एज ए एमडी आपको 2 सेशन मिलते हैं 5-5 साल के, यदि आपने उसमें 3 साल 5 साल मतलब 5-5 साल के 2 बार अपॉइंट हो सकता है एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर, देन यू हैव टू टेक अप द नेक्स्ट पोजीशन एज ए चेयरपर्सन और समथिंग लाइक दैट। तो आपका सक्सेसर आएगा।
टाइमिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, मैक्रो फैक्टर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, टेल विंड का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जब क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल को अगर राइट टाइमिंग पे बल्ले से मारा तो चौका या छक्का मिल जाता है। ठीक उसी प्रकार कॉमेडी में अगर टाइमिंग ठीक हो, गोविंदा के स्टाइल में या किसी अच्छे कॉमेडियन के स्टाइल में, कपिल शर्मा टेलीप्रॉम्प्टर पे देख करके बोलते हैं, लेकिन टाइमिंग इतनी अच्छी है कि कभी पता नहीं चलेगा टेलीप्रॉम्प्टर पे बोल रहे हैं। इतना बढ़िया कॉमेडी कैसे लेजेंड अमिताभ बच्चन है। टाइमिंग अच्छी हो तो लोगों की मुस्कुराहट, हंसी उसको कोई नहीं रोक सकती है। इसी प्रकार अगर आईपीओ की टाइमिंग राइट हो तो मैक्सिमाइज रिटर्न्स भी मिलते हैं। आप राइट टाइमिंग के विषय में अगर कुछ गाइडेंस देना चाहें तो क्या कहेंगे? राइट टाइम जैसा कोई टाइम नहीं होता। हाँ, ऑफ कोर्स मार्केट सेंटिमेंट्स खराब हो तो उस समय रिस्क नहीं लेना चाहिए आईपीओ लाने का। बट बाकी जब आपको जरूरत हो, आपके पास राइट अपॉर्चुनिटी और आपको लगता है कि आप इन्वेस्टर को एक अच्छा रिटर्न दे सकते हो इस पैसे को लेकर बिजनेस ग्रो करके, वो राइट टाइम है। ओनली थिंग इज कि आपको समझना है कि आपको इस समय पैसे की जरूरत है और इस पैसे को लेकर आप इसको इतना ग्रो कर सकते हैं। अगर आप वो कर सकते हैं तो कोई भी आपको पैसा देगा। अगर आप पैसा लेके बैंक में रखेंगे और उसको बराबर ग्रो नहीं कर पाएंगे तो फिर पैसे लेने का कोई मजा नहीं है। तो गौरव जी, जैसे एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए एक अच्छा डायरेक्टर चाहिए, वैसे ही ऐसे में आईपीओ तक जाने के लिए काबिल मर्चेंट बैंकर भी चाहिए। ऐसे हम अपने मेरी कुछ ऑलरेडी आप कई कंपनी से मिल भी चुके हैं जो मेरी अपनी इन्वेस्टिंग कंपनीज हैं, जिनके साथ मैं उनको हैंड ओवर करके लेके जा रहा हूँ। तो हमारे अपने कुछ मर्चेंट बैंकर भी फाइनलाइज हैं जिनके साथ हम कर रहे हैं काम, उनको ग्रोथ पे आगे लेके जा रहे हैं। और अब इस कैलेंडर ईयर में जो आ रहा है हम कुछ कंपनियों को लिस्टिंग पे ले जाएंगे। लेकिन ऐसा मर्चेंट बैंकर, अगर आपको बाकी लोग सुन रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि एसएमई उसमें क्या देखे कि मर्चेंट बैंकर अपने फायदे के लिए नहीं, उसके फायदे के लिए काम कर रहा हो, उस ऑर्गेनाइजेशन, उस प्रमोटर के फायदे के लिए काम कर रहा हो? क्योंकि मर्चेंट बैंकर तो आप जहां पत्थर फेंकोगे आज मिल सकता है आपको, पर उसके लिए कई बार क्या होता है मैं थोड़ा कठोर लग रहा हूं बात कहने में, परंतु होता क्या है कि मर्चेंट बैंकर बहुत ट्रांजैक्शनल बिहेव करता है। उसको उसकी फीस मिलती है, आपको चढ़ाता है और वो निकल जाता है। तो ऐसा एसएमई को क्या ध्यान रखना चाहिए, प्रमोटर को क्या ध्यान रखना चाहिए कि ये मेरे फायदे के लिए काम करे? तो सबसे पहले इस मार्केट की अंडरस्टैंडिंग, मैं मर्चेंट बैंकर को इतना अच्छा रोल नहीं दूंगा जितना अच्छा रोल मैं विवेक जी को दूंगा। क्या है, पहले ये चीज समझने की जरूरत है। सारा खेल शेयर होल्डिंग पैटर्न का है। हम जो शेयर बाजार में डाइल्यूट कर रहे हैं, किस रेट पे डाइल्यूट करना है, कितने नंबर ऑफ शेयर डाइल्यूट करने हैं, हमारे पास शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या होना चाहिए। अब अगर वो अंडरस्टैंडिंग प्रमोटर के पास जनरली नहीं होती, बिकॉज़ डोंट कम विद द कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग और इस तरीके की चीजों के बैकग्राउंड के पास, नहीं उनके पास कोई इस तरीके की सीएडी होती है, बिकॉज़ हर कोई स्ट्रगल फेस से निकल रहा होता है। प्रमोटर जनरली बिजी रहता है धंधे को बढ़ाने में। मर्चेंट बैंकर का रोल दो चीजों पे आता है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे। एक तो डीआरएसपी फाइलिंग, एक आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न बना के डीआरएसपी फाइलिंग वाला पार्ट आ गया। दूसरा रोल आता है मार्केट मेकर के साथ में आईपीओ अगर बाई चांस ऊपर नीचे हो जाए तो उसको फिल करने का, और साथ में आपके मार्केटिंग करने का, जिसके लिए सेपरेट चार्जेस भी आते हैं। एंड दे गेट दिस मार्केटेड, जिसमें आपका अपने पूल ऑफ इन्वेस्टर से वो कहेंगे इसको सब्सक्राइब कर लो, राइट। उसके लिए आपसे फीस जरूर चार्ज करेंगे, मार्केट मेकिंग की सेपरेट फीस आती है मर्चेंट बैंकिंग की फीस के अलावा। तो मर्चेंट बैंकर का उतना बड़ा रोल नहीं है यदि आपने अपना आईआर पीआर खुद किया है, अपने रोड शोज खुद किए हैं, आपके पास पूल ऑफ इन्वेस्टर्स ऑलरेडी हैं यदि, तो फिर आपको मर्चेंट बैंकिंग को केवल मर्चेंट बैंकिंग की फीस देनी है, विच इज इन फ्यू लैक्स ओनली। उसके बाद मर्चेंट बैंकर ने डीआरएसपी फाइल कर दिया, आईपीओ सारी फाइलिंग हो गई। बट जिन्होंने पैसा लगाना है वो इन्वेस्टर अगर आपके खुद के हैं, फैमिली फ्रेंड्स आपके शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं, आपकी खुद की विजिबिलिटी है। यदि आप डिफरेंट विवेक जी के शो पे आके अपने आईपीओ को बेच पा रहे हो, किसी और शो पे जाके अपने आईपीओ को बेच पा रहे हो, तो आपको मर्चेंट बैंकिंग की मार्केट मेकिंग कैपेबिलिटीज की जरूरत नहीं है, जिसमें सबसे ज्यादा पैसे लेने पड़ते हैं। और जैसे विवेक जी ने बिल्कुल राइटली सेड कि उनका ट्रांजिशनल बेस्ड चीजें होती हैं। आईपीओ आया, फीस ली, मर्चेंट बैंक फिल कराने की फीस ली और बाहर हो गए। उसके बाद प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, मार्केट मेकर एक सुबह एलसी पे लगा देगा, एक यूसी पे लगा देगा, उसका रोल केवल उतना जाता है। अब वो भी यदि बिकावली पे आ गया तो उसके बाद डेली बिकेगा तो मर्चेंट बैंकर आपको गाली भी देगा, और साथ में मार्केट मेकर भी आपको गाली देगा जी बाजार में जो है आपके तो शेयर को खरीदना है। आपका क्या रोल है? आपका रोल है बिजनेस ग्रोथ देना, आपका रोल शेयर प्राइसिंग मैनेज करना थोड़ी ना है। तो ये एक ट्रिकी सिचुएशन होती है जिसके अंदर प्रमोटर का अपना कॉन्फिडेंस, अपना रोल इंपॉर्टेंट है कि आईपीओ आने के बाद, ये मैराथन है, आईपीओ आने से आपने 100 मीटर की रिले रेस तो जीत ली, बट उसके बाद डेली बेसिस पे मार्केट में अपने बिजनेस रिलेटेड क्या अपडेट्स दे रहे हो, कैसे अपने पीआर को बढ़ा रहे हो, कैसे अपना इन्वेस्टर रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, कैसे मार्केट में कम्युनिकेट कर रहे हो कि मेरे पास नया धंधा आया है, इससे प्रॉफिटेबिलिटी ये बढ़ेगी, मेरी ये एक्सपेक्टेड चीज़ है, मुझे नया धंधा मिला, मैंने उसका हाथ क्या दी, एक एक्सचेंज पे इन्फॉर्मेशन दी। बाजार में जो फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स हैं, जहां से पैसा लगता है गुजरात में, अगर उन जगह पे आपका रीच कितना है, लोग आपको कितना जानते हैं, 8000 कंपनीज हैं लिस्टेड, कितनी कंपनीज को आप जानते हो? ऐसे सब है। आप जो बात कर रहे हैं इस समय डायरेक्शन पकड़ी, उन्होंने बड़ी वैल्यूएबल डायरेक्शन है। कोई अगर ध्यान से सुने मेरी बात को कि आईआर और पीआर की तरफ जा रहे हैं, इन्वेस्टर रिलेशन, पब्लिक रिलेशन। इन्वेस्टर रिलेशन जो कि आपके इंस्टीट्यूशन या बड़े इन्वेस्टर के लिए साधारण भाषा में जो कोई इन्वेस्टर आके पैसा लगा रहा है, या पीआर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी। मैं उस पर आता हूं क्योंकि अभी मैंने यही प्रश्न पूछना है आपसे, पर आपने एक बड़ा अच्छा एक और पॉइंट उठाया कि ये 100 मीटर रेस नहीं, एक मैराथन है। मैराथन में आप दोबारा भी जाते हो, फॉलो ऑन भी जाते हो, आप पैसा लेते हो। मैं शरद जी को एक मिनट इनवाइट करूंगा कि आप मुझे बताएं कि पैसे को डिप्लॉयमेंट को लेकर के पैसे का इस्तेमाल कैसे किया जाए, ताकि मैं मैराथन में, जैसे अभी हमारी एक इन्वेस्टिंग कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग में, पेंट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इनको 20 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी। सवाल ये था कि पैसा किस लिए चाहिए? पैसा इसलिए चाहिए था क्योंकि इनके पास 300 करोड़ की ऑर्डर बुक वैल्यू इनके पास रेडी है, और उसके लिए प्लांट लगाना था, और बड़ा प्लांट चाहिए, ऑटोमेशन चाहिए। मुझे मालूम था कि अगर 20 करोड़ अभी हम इन्वेस्ट करा देंगे तो ये 300 करोड़ का टॉप लाइन बढ़ा देगा, अगले 2 साल में B2G ऑर्डर रेडी हमारे पास में। आपसे मेरा प्रश्न है कि जितना मुश्किल है ग्रोथ के लिए फंड रेज करना, उससे ज्यादा मुश्किल है उसको ढंग से राइट तरीके से डिप्लॉय करना। कई बार पैसा आने के बाद सही डिप्लॉयमेंट नहीं होता। आप क्या सजेस्ट करेंगे कि फंड डिप्लॉयमेंट में क्या ध्यान रखना चाहिए कि कोई गलती ना हो और उसका मुझे राइट बेनिफिट मिल सके? सो जब आप आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं तभी भी आपको लिख के देना पड़ता है उसमें कि आप ये पैसा कहाँ यूज करेंगे, और आपको खुद को एक इंटरनल ऑडिट मैकेनिज्म रखना चाहिए कि कहीं पे भी गलत डिप्लॉयमेंट नहीं हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपने जिस चीज के लिए पैसा रेज किया है, प्रोबब्ली बाय टाइम पैसा रेज हुआ और वो पैसा लगाने का टाइम आया तो वो अपॉर्चुनिटी शायद नहीं रही या उतनी अट्रैक्टिव नहीं रही, बट जस्ट बिकॉज पैसा रेज कर लिया और जबरदस्ती लगाने में कोई मतलब नहीं है। आपको पैसा वहीं तभी लगाना है जब, पर आइडियली आपको पैसा रेज करने के पहले मालूम होना चाहिए कि पैसा कहाँ लगाना है। रेज करने के बाद ढूंढने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर नहीं मिली तो जो आपने पैसा रेज किया आप डाइल्यूट भी हो गए और उस पैसे पे आरओई नहीं आया, आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी वो नहीं आया। जो भी इन्वेस्टर है वो आरओई देख रहा है। बहुत अच्छा, तो वेरी इंपॉर्टेंट कि पैसा बाजार में रेज करने से पहले अपने को बड़ा क्लियरली पता हो। मैं गौरव जी आपकी पॉइंट पे आता हूं वापस। इन्वेस्टर रिलेशन और पब्लिक रिलेशन थोड़ा समझाइए कि जब कंपनीज पब्लिक में जा रही हैं तो इंस्टीट्यूशनल बायर या एंकर इन्वेस्टर्स उनके साथ पब्लिक रिलेशन के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए, और रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ में मेरे को पब्लिक रिलेशन की क्या तैयारी करनी चाहिए, इन्वेस्टर रिलेशन की क्या तैयारी करनी चाहिए। अगर वो तैयारी ठीक हो, मेरा शेयर बाजार में थोड़ा ओवर सब्सक्राइब हो, ऐसे में लिस्टिंग में राइट रिस्पॉन्स मिले, तो उसके लिए तैयारी के विषय में अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई। एक फ्रेश टॉपिक है जिसके विषय में अगर आप कुछ हमारे को रोशनी डाल सकें। तो पहली चीज तो यह है कि आपका शेयर कितना भी सब्सक्राइब हो जाए, मिलना आपको उतना ही है जितना का आपको आईपीओ आना है। बस नुकसान एक है, और फायदा दूसरा क्या है कि आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है, मीडिया कवरेज मिल जाता है कि दिल्ली में एक शोरूम था जिसका आईपीओ 8 करोड़ का था, बट 5000 करोड़ रुपए रेज हुए। नुकसान क्या था कि जितनी आईपीओ की एप्लीकेशन फिल हुई थी उसके आगे इसमें 10 रुपए बैंक के चार्जेस देने पड़ गए।
पैसे 8 करोड़ ही मिले हैं, वो 5 करोड़ नहीं मिले थे, बस ये नुकसान ही है। लेकिन विजिबिलिटी, अब विजिबिलिटी क्या है? उसका नाम, उस कंपनी का नाम हर किसी की जुबान पे है। अगर आप आईपीओ रूट पे जा रहे हैं और आपको अपनी कंपनी की विजिबिलिटी देनी है तो दो तरीके हैं अगेन, या तो आप डिपेंडेंट हो जाओगे किस पे? मार्केट मेकर और मर्चेंट बैंकर पे, जिनकी फीस मे बी 9% से लेकर 14% मार्केट मेकिंग की, और आपके क्या नाम है, अंडर राइटिंग फीस, अंडर राइटिंग की, ज्यादा मार्केट मेकिंग नहीं, अंडर राइटिंग की फीस। मतलब आपका आईपीओ यदि अंडर सब्सक्राइब रह जाता है बिकॉज ऑफ एक्सवाइजी रीजन, तो दे विल फिल द आईपीओ। तो एक फीस वो चली गई, मर्चेंट बैंकिंग की फीस चली गई। 10 करोड़ के आईपीओ में से 1.5 करोड़ रुपए तो एक खर्च हो गए। अगर ये वाला पार्ट आपने, अंडर राइटिंग वाला पार्ट, खुद ही अपने इन्वेस्टर रिलेशनशिप और रोड शोज के हिसाब से खुद ही करना शुरू कर दिया, वो कैसे करोगे? आप आईआर के बंदे पकड़ोगे, अलग अलग जगह से, आपको पता है पैसा कहाँ से लगता है आईपीओ के अंदर, कहाँ पे हमारे एचएनआई, सो कॉल्ड एचएनआईज हैं। चित्तौड़गढ़.com पे काफी कुछ विजिबल मिलेगा अगर आप कमेंट्स पढ़ेंगे तो। राजस्थान से मिल सकता है, कुछ गुजरात से, कुछ महाराष्ट्र से, कुछ दिल्ली से जगह से। अब आपको वहां जब पढ़ोगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि कौन कौन से एचएनआईज हैं, उन्होंने कहाँ फंड डाले हुए हैं। कुछ आप खुद भी अप्रोच कर सकते हैं उनको कि भैया मेरा आईपीओ आ रहा है, उनके पूल ऑफ इन्वेस्टर से मुझे आप हेल्प कर दीजिए और मेरा ये सक्सेस स्टोरी है। आपने उनके साथ जाके एक आईआर कंपनी को जो इन्वेस्टर रिलेशनशिप अरेंज करती है, उनके साथ आपने रूट अरेंज कर लिए, होटल में गए, अपनी कंपनी के बारे में बताया, अपने आईपीओ के बारे में बताया, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट के बारे में बताया, यू गॉट द फंडिंग्स। तो आपने वहां पे 1.5 करोड़ रुपए सेव कर लिए, 1.5 करोड़ रुपए बचा लिए, 1.5 करोड़ रुपए बचा लिए 10 करोड़ में से, विच इज अ ह्यूज अमाउंट। अगर 10% से 15% अगर कोई चार्ज कर लेता है इसमें, तो आपने कितने पैसे बचा लिए? ह्यूज अमाउंट, 15%। आप वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट करोगे? कंपनी के अंदर। तो आप आईआर और पीआर वाला पार्ट जो विवेक जी ने कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप, कुछ लोग ऐसे हैं जैसे विवेक जी के 5 करोड़ फॉलोवर्स हैं, एक बार आप अपने बारे में बताया, स्टेज पे उनके साथ शेयर किया, आपकी विजिबिलिटी आ गई कंपनी की, भैया इस कंपनी में विवेक जी इंटरेस्टेड है, इन्वेस्टिंग है। तो जो लोगों को एक चीज पता चल जाती है कि विवेक जी इसमें इंटरेस्टेड है, तो लोगों का जो परसेप्शन है आपके बारे में, बिजनेस के बारे में, ड्यू डिलिजेंस के बारे में, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, खत्म नहीं होगा। जिस दिन आईपीओ आ गया उसके बाद से आपकी असली रेस शुरू होती है। अभी तक रेस थी कि मैं आईपीओ ले आऊं, इसके बाद की रेस क्या है? हर दिन की, ताकि आपका जो शेयर प्राइस है वो जूम करता रहे, आपको मार्केट में अपने बारे में, कंपनी के बारे में, प्रमोटर के नए नए चीजों के बारे में कि कंपनी क्या कर रही है, कैसे ग्रोथ पाथ पे। आज आपने सीएफओ भी हायर किया, आपने सीएस भी हायर किया, आपने 10 करोड़ का बिजनेस गवर्नमेंट से लिया, 20 करोड़ का विप्रो से लिया, एससीएल से लिया, इनकी रेगुलर अपडेट्स जाती जाएंगी। आपका जो पीआर वाला पार्ट है और जो आईआर वाला पार्ट है, जो कंपनी आपके लिए काम कर रही है, उसके अंदर आपका रेगुलर इन्वेस्टमेंट इज ए मस्ट। इसके बिना आप अदरवाइज अननोन फेस की तरह से लगे रहोगे। नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग के लिए जब आप जाओगे, तो आप अगर प्रेफरेंशियल में किसी से जाके कहोगे कि भैया मुझे पैसे दे दो, आपका शेयर प्राइस पहले वाले जिस प्राइस पे लिस्ट हुआ था उससे भी डाउन है, तो कोई आपके पास फंडिंग के लिए भी एग्री नहीं करेगा। जबकि इसमें प्रमोटर का कोई दोष नहीं है, प्रमोटर रिजल्ट शो कर रहा है कंटिन्यूअसली। पैसा लेने के बाद उसने ग्रोथ 100% दिखाया, प्रॉफिट 100% बढ़ गया, फिर भी शेयर प्राइस नहीं बढ़ा। तो जो कर रहे हो उसको दिखाना जरूरी है। बच्चे को माता भी दूध तभी पिलाती है जब बच्चा रो के दिखाता है कि मुझे भूख लगी है। ये सेम चीज है। तो कभी कभी भगवान कृष्ण भी ऐसा करते हैं, जब देख रहे हैं कि अर्जुन उनकी बात नहीं सुन रहे और थोड़ा अर्जुन उबासी ले रहे हैं बीच में, तो भगवान विराट रूप भी दिखा देते हैं। भगवान ने विराट रूप दिखाया, अर्जुन समझ आ गया, तो फिर भगवान वापस आ गया, अच्छा ठीक है समझ आ गया, बाकी गीता सुनो। तो कभी कभार हम जो करते हैं, हमें दिखाना पड़ता है। चलो जी, हमने एक इकोसिस्टम बिल्ड करने की कोशिश करी पूरी, एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रयास किया जहां हम 360 डिग्री सपोर्ट करते हैं हमारे एसएमईज को। और हमारे पास सीनियर लीडरशिप है, जो ग्रोथ कोचेज हैं, जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, या जो फ्रेमवर्क कोचेज हैं, जो बिजनेस कोचेज हैं, वो साथ में जाकर के बहुत निचले लेवल तक पूरा सपोर्ट करते हैं, तो उसको कहीं जाना आना नहीं पड़ता। पर मैं अगर आपका विचार जानना चाहता हूं कि 1 मिनट के लिए मान लीजिए आज शरद जी आप इन्वेस्टर नहीं है, खुद ही प्रमोटर है, और आप एक प्रमोटर हैं, आप ऐसा एज अ प्रमोटर, थोड़ा जेन्युइनली सोचिएगा, एज अ प्रमोटर आप ऐसे क्या स्टेप्स लेंगे कि आपको शरद जैन जी जैसा इन्वेस्टर मिल जाए? आप उसकी क्या तैयारी करेंगे कि आपको डायल्यूशन भी कम करना पड़े और फंडिंग भी अच्छी मिल जाए? सबसे पहली चीज़ है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सो अगर आपके पास कॉर्पोरेट गवर्नेंस है तो आपका ड्यू डिलिजेंस कभी फेल नहीं होगा, और अगर आपका ड्यू डिलिजेंस फेल नहीं होगा तो आपको वैल्यूएशन कम नहीं मिलेगी। बहुत बार क्या होता है कि 3-4 बार ड्यू डिलिजेंस होने के बाद प्रमोटर खुद समझ जाता है कि हमें ड्यू डिलिजेंस फेल हो रहा है, तो ऐसा इन्वेस्टर पकड़ो जो कम वैल्यूएशन में पैसा देगा। और इन्वेस्टर को मालूम है कि मैं कम वैल्यूएशन में दे रहा हूं, मैं आगे बाजार चला के पैसा बना लूंगा, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं होगा। अगर आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस है तो आप लिस्ट होने के बाद भी, जैसा इन्होंने कहा कि आपको मार्केट मेकिंग के लिए पैसा खर्च करना, वो सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर जी, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस थोड़ा सा एक बार ये बताइए कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में साधारण भाषा में क्या क्या चीजें आती हैं? कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत सिंपल चीज़ है, आप वो मत करो जो कोई और करे आपके पैसे के साथ, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। मतलब देश के सारे नियम कानूनों का ढंग से पालन करें, साफ सुथरा ट्रांसपेरेंट काम करें। मतलब अगर आपको भी पसंद नहीं आ रही है बात कि कोई आपके साथ करे, तो आप भी किसी और के साथ ना करें। पैसे का चोरी या गलत काम, गलत प्रैक्टिसेस, अनएथिकल। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैरेक्टर, एथिक्स, मोरालिटी, वैल्यूज, प्रिंसिपल्स जितना रहेगा उससे विश्वसनीयता बढ़ती है। तो सॉरी मैंने बीच में इंटरप्ट किया, प्लीज कंप्लीट करिए। तो सबसे पहला वो है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रैटेजी। प्रमोटर की स्ट्रैटेजीज कैसे इवॉल्व होती हैं। कोई भी प्रमोटर 0% रेवेन्यू से बिजनेस चालू करता है, वो क्या क्या स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करता है, वो बिजनेस के बारे में क्या सोचता है, उसका बिजनेस का विजन क्या है, पैशन क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका गोल क्या है, ये चीजें बहुत मायने रखती हैं। सर जी, कितने साल हो गए आपको एक्सपीरियंस इन्वेस्टिंग का इस समय? 20 साल। 20 साल। इस 20 साल में मैं चाहता हूं कोई एक या दो एग्जांपल दीजिए जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगे, जहां पे आपने इन्वेस्ट किया और आपको भी ग्रोथ मिला और आपको लगा कि आपने गट फीलिंग पे, मैथमेटिक्स पे, डेटा पे, आपने किन प्रिंसिपल्स पे, वो क्या आपने फिलॉसफी फॉलो करी थी जहां आपको बड़ा फायदा हुआ, आपको अच्छा लगा, बहुत वो इंपैक्ट भी क्रिएट कर सके। ठीक है, लिस्टेड कंपनी है तो बोल सकता हूँ। अब उसका नाम अडानी पोर्ट्स है। हमने अडानी ग्रुप की सिर्फ एक ही कंपनी में इन्वेस्ट किया था, उसका नाम उस समय मुंद्रा पोर्ट्स था, मुंद्रा पोर्ट्स SEZ। और बहुत सिंपल लॉजिक था कि इतना बड़ा लैंड पार्सल, इतना बड़ा पोर्ट वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया पे बहुत मुश्किल था, और कोई कंपेटिटिवनेस नहीं थी, और हिंदुस्तान की ग्रोथ पर कोई शक नहीं था। और वेस्टर्न इंडिया प्रॉब्ली कंट्रीब्यूट्स मोर देन 40% ऑफ इंडिया GDP। कम वॉट में अगर आप महाराष्ट्र गुजरात को ले लेंगे तो मुझे नहीं लगता है 30-35-40% से कम टैक्स ये दो स्टेट देते हैं पूरे हिंदुस्तान को। तो दैट वाज द क्लियर फोकस। इंपोर्ट रुक नहीं सकता था। एक और कंपनी जिसमें हमने इन्वेस्ट किया था पेट्रोनेट LNG, उस समय सब कह रहे थे कि ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन बनेगा, तो फिर महंगा गैस शिप से कौन मंगाएगा, रीगैसिफाई कौन करेगा। हमारा फोकस बहुत क्लियर था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिलेशंस कभी भी इतने अच्छे नहीं हो सकते कि हिंदुस्तान इस तरह की गैस पर रिलाई करेगा। फॉर्चुनेटली न तो वो पाइपलाइन कभी बनी, और जो कंपनी 2.5 मिलियन MMBTU पर डे की कैपेसिटी पे चल हुई थी, वो आज 20 मिलियन MMBTU पे है। 16 रुपए का शेयर प्राइस आया था IPO, 14 रुपए तक नीचे गया था, आज वो साल का 10-12 रुपए से डिविडेंड देती है। लवली, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। सो इस सेशन का एक क्विक क्वेश्चन, कोई ऐसी भी इन्वेस्टमेंट आपकी रही जहां आपको लगता है मैंने एक बड़ी गड़बड़ कर दी, गलती हो गई, बहुत नुकसान हो गया और वहां से कुछ लर्निंग आपको मिली, कोई ऐसा एग्जांपल अगर देना चाहें? नाम नहीं दे सकता हूं, पर हाँ ऐसा किया है। बट फॉर्चुनेटली हम लोग पहले निकल गए तो हमने लॉस नहीं किया, हमने थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया, पर उस कंपनी की हालत बहुत खराब है, प्रॉब्ली 10% ऑफ द IPO वैल्यू पे ट्रेड कर रही है। गौरव जी, शरद जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर।